देखते हैं क्या सिस्टम अपन को पढ़ना। देखिए, इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के बारे में बात करनी है। चार्ज के ऊपर बेस्ड हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, और वो छोटा सा फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आप सभी लोग जानते हैं वो फॉर्मूला, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, अपन ने क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं उसको। ठीक है, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? सो दैट फॉर्मूला वाज Q is equal to plus minus n into E, and this was the formula. ये था सिंपल सा फॉर्मूला। क्या था? Q is equal to plus minus n into E. n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी और गिवन टू अ बॉडी। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकाले गए या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी को दिए गए, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n में पुट करेंगे। अब ये वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, ये वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीजर होती है। तो हम यहाँ पर n को क्या डिनोट करेंगे? दिस n इज एन इंटीजर। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन। ठीक है, n क्या होता है? एक इंटीजर होता है। काहे? क्यों? क्योंकि इंटीजर ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि डेसिमल में कभी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाए। कभी ऐसा नहीं होगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा और आधा रहने दिया, आधा बाहर निकाल लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। या तो आप एक इलेक्ट्रॉन को पूरा बाहर निकालेंगे या तो एक इलेक्ट्रॉन को पूरा एक बॉडी को देंगे। ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन जो भी, जब भी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन या तो बाहर आएगा या पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन बॉडी को दिया जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी पे चार्ज क्रिएट होता है। अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नंबर को बढ़ा दिया जाए, अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के नंबर को बढ़ा दिया जाए, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नेगेटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी इंक्रीजेस। Due to the increase in the number of electrons, the negative charge on the body increases and the body becomes negatively charged. So हम कह सकते हैं increase in number of electrons, increase in number of electrons will generate negative charge. Increase in number of electrons will generate नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को जनरेट करेगा। डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेगा। डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल जनरेट ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में इंक्रीज कर दो, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ा दो, तो हमारे सर्किट में नेगेटिव चार्ज बन जाता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम कर दिया जाए, इनिशियली दोनों बराबर थे, तो पॉजिटिव इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। फिर हमने क्वेश्चंस के अंदर बात की थी, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड 1 कूलम चार्ज से निकाला था। कितने बच्चे क्लास में जानते हैं दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ एसोसिएटेड विद 1 कूलम चार्ज? Number of electrons associated with 1 coulomb charge. How many students know? Tell me. Raise hands. Only 2. Only 2. Only 3. फटाफट फटाफट बताइए। ओके, यस, मैं किससे पूछूंगा? युग यादव बताओ। यस युग बेटा बताइए। टेल मी। नो आंसर। कौन बताएगा? एनी अदर? स्नेहित का भी होने वाला। अतुल गोयल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Very good. 6.25 into 10 to the power 18 electrons. बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, 6.25 into 10 to the power 18 electrons are the number of electrons associated with 1 coulomb charge. एक कूलम चार्ज के साथ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड होंगे? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड होते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सीधी सी बात है।
इसके बाद मैं बात करता हूँ दैट, चलो ये तो अपन को समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हमारे पास जो टॉपिक आया था इस चैप्टर के अंदर दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करके निकल जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर सर्किट। एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करके निकल जाएगा, उसी को मेजर अगर कर लिया जाए, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एंड द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट। अगर मैं इस चार्ज को कैलकुलेट कर लूं, इस चार्ज को निकाल लूं, तो ये मेरे को बता देगा दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। The amount of charge passing through any cross section in a unit time। एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पास करके निकल जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कोई भी हमसे पूछे कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, तो आप हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालने के लिए द फॉर्मूला विल बी I is equal to Q by T। I is equal to Q by T। I is equal to Q by T। What is Q? Q is the charge, T is the time। ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंपल सीधी सी बात, क्या मुश्किल है इसमें? बहुत ही आसान चीज है। चलिए बहुत इजी। इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर ये है कूलम, ये है सेकंड। कूलम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। कूलम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं बेटा? कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। The amount of charge flowing through any cross section in a unit time is known as electric current। and electric current को measure करने का क्या unit होता है? तो it is ampere। The very basic, very simple formula, very simple what do we call it? Very simple equation। Now there is one question। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई मेरे पास 25 कूलम चार्ज है। 25 कूलम चार्ज is passing through any cross section in 1 minute। एक मिनट के अंदर 25 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो करके चला जाता है। 25 कूलम चार्ज flows in 1 minute। एक मिनट में 25 कूलम चार्ज का मतलब क्या है? कितना करंट इस वायर में होगा, कौन बता सकता है? How much current will be flowing in the circuit? Who can tell me? क्या हम 25 को डायरेक्टली 1 से डिवाइड कर देंगे क्या? क्या हम Q की जगह 25 रखेंगे, T की जगह 1 रखेंगे, या हम कुछ और करेंगे? यहाँ पर कौन बता सकता है? यस, रेज हैंड्स। यस नितेश, कैन यू टेल मी? यस सर। बताइए बेटा। सर मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। ओके, वेरी गुड। देन उसके बाद सर Q अपॉन T फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ I की जगह पे रखेंगे 25, Q की जगह, और टाइम की जगह हम 60 सेकंड्स रख देंगे। हम इसको काट देंगे, ये बनेगा 5/12। सॉल्व कर लेंगे इसको, एम्पियर में आंसर आ जाएगा। कैसे किया? आप हमेशा ये ध्यान रखिए दैट किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, फॉर्मूला एक ही है, Q by T। ठीक है, चार्ज या टाइम की मदद से अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, फॉर्मूला क्या है? Q by T। ठीक है, Q की जगह चार्ज रखेंगे, T की जगह टाइम रखेंगे, पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। करंट की जो वैल्यू आती है, करंट की जो वैल्यू आती है उसका जो यूनिट बनता है दैट इज एम्पियर। करंट की वैल्यू जो आएगी उसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा एम्पियर। ठीक है, चलिए सीधी सिंपल सी बात। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। जब गई हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की। हमने पोटेंशियल के बारे में क्या बोला कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में जितना वर्क किया जाता है, जितना काम किया जाता है, उसी को पोटेंशियल कहा जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और यहां से हमने दो फॉर्मूले बनाए। V is equal to वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या बनाया था? V is equal to वर्क डन पर यूनिट चार्ज बनाया था कि नहीं? क्या बोला था कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से बहुत दूर एक जगह लेकर आऊंगा, तो बीच रास्ते में जितना काम करूंगा मैं इस चार्ज को लाने में, उसी को तो पोटेंशियल कहूंगा।
ठीक है. So what do you mean by electric potential? Electric potential is the work done in bringing a charge from infinity point to a given point is known as potential. तो potential difference क्या होता है सर? तो potential difference होता है work done in bringing a charge from two different points. दो अलग-अलग points के बीच में अगर work done निकालूं चार्ज को मूव करवाते समय तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. मैं लिख दूंगा Vp माइनस Va इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एप्लीकेबल है एंड ये फॉर्मूला जो है ये पोटेंशियल के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पोटेंशियल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. एंड इजी चीज है कि इसमें मैं नहीं मानता कोई रॉकेट साइंस है. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन की वैल्यू को पुट करो, आंसर निकालो. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो. आपको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है बेटा. बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है. क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि आप फॉर्मूला याद नहीं करते, आप सीधा क्वेश्चन पे लग जाते हो. क्वेश्चन पे तब लगेंगे जब थ्योरी याद होगी. मैं कैसे पढ़ाई करता था? मैं ऐसे ही करता था. सबसे पहले थ्योरी पढ़ता था, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, फिर उसके बाद जो टीचर नोट्स देते थे वो नोट्स पढ़ते थे. फिर जब फॉर्मूले सब कुछ याद हो गया, फिर क्वेश्चंस पे आया, फिर क्वेश्चंस को पढ़ा, फिर क्वेश्चंस को एक एक करके करना शुरू किया. कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होते थे तो उसको देख देख के करता था, और कुछ क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते थे वो डायरेक्ट हो जाते थे. ठीक है. जब ऐसे करने लगा तो आगे जाके धीरे धीरे प्रैक्टिस बिल्डअप हुई और सारे क्वेश्चन होने लग गए. तभी आज आपको आके पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्या भगवान आके बताएंगे? नहीं, खुद करना पड़ेगा. अगर आप रफ कॉपी लेके एक एक क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करोगे तब जाके ये आएगा, क्योंकि ये मैथ्स है. इसको हम रट के याद नहीं कर सकते. ये मैथ्स है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आएगा. ठीक है. कोई बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है, तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. खुद से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. खुद से जितना मेहनत करोगे ना उतना ही आउटकम दिखेगा. अगर आप ऐसे सोचो कि सर उसको तो हो जाता है, वो बच्चा उसकी मैथ्स अच्छी होगी, समझ में आ रही बात? ठीक है. तो आप ध्यान रखिए, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की कि आपको सारे क्वेश्चंस करने जो मुश्किल लगे उसको देख देख के लिखो. जब देख देख के लिखोगे एक टाइम ऐसा आएगा आपको बिना देखे भी लिख हो जाएंगे वो क्वेश्चन. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कौन बता सकता है क्लास में? हैंड रेज करके बता दो. आई वांट टू आस्क द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? हु कैन टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इन क्लास? यस, स्टेटमेंट कौन बताएगा? भाभी जैन बताइए. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ IR? स्टेटमेंट फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे. आई वांट द स्टेटमेंट. इसका एक लाइन लिखवाया था, फॉर्मूला तो सही है आपका. इसका एक ने स्टेटमेंट लिखवाया था, लाइन लिखवाई थी, वो क्या है? देवेन कुमावत. सहल भाटी आप बता सकते हैं? Your voices are not coming. Yes बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत. सूर्यांश शेखावत. Good morning, sir. Very good morning. Sir, the current flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference at a constant temperature. Very perfect. सी, बिल्कुल सही आंसर बताया सूर्यांश ने. परफेक्ट आंसर. क्या आंसर है कि सर जब भी हम किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर करंट को देखेंगे, जब भी हम किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर हम करंट को देखेंगे तो वो करंट जो है बेसिकली that current is dependent upon what is the potential difference across the ends. वो करंट डिपेंड किस पे करता है कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस है एंड्स के अक्रॉस. ठीक है. आप पहले उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लीजिए. और जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसी को ओम्स लॉ कहते हैं. ठीक है.
इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसको समझने के लिए अपन यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखो और समझो। विथ पोटेंशियल करंट जितना भी होगा सर्किट में वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज V is equal to IR. R is the resistance. R is the resistance. I is the current. V is the potential. Potential, current and resistance. कैसे निकाला? ओम्स लॉ से आया। अब याद करो, इस पे इतने सारे सवाल अपन ने क्लास में किए, ठीक है। किसी को पर्टिकुलरली उन सवालों में डाउट होगा, आप मुझे शाम को कॉल कर लेना 6 बजे के बाद, ठीक है, मैं बता दूंगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है जितना सर्किट में करंट होगा वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में उतना ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा। दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें आती है एक क्वांटिटी जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। इसमें आती है एक क्वांटिटी जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, R से डिनोट किया जाता है। सो रेजिस्टेंस, इसकी चर्चा करते हैं। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम। जिन्होंने बताया इसके बारे में उन्हीं के नाम पे रखती है। जैसे 9th क्लास में पढ़ा था फोर्स के बारे में, किसने बताया था हमें? सर आइजैक न्यूटन ने, तो उनके नाम पे हमने फोर्स रख दिया, न्यूटन। सिमिलरली पोटेंशियल किसने बताया? पोटेंशियल के बारे में बेसिकली वी हैड बीन गिवन बाय वोल्टा। वोल्टा एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे हमने वोल्ट उनकी यूनिट रखी। ऐसे ही रेजिस्टेंस के बारे में हमें किसने बताया? रेजिस्टेंस के बारे में हमें ओम ने बताया, उन्हीं के नाम पे हमने रेजिस्टेंस की यूनिट रख दी ओम। डिनोट किससे करते हैं इसको? ओमेगा से। ओमेगा इसका क्या होता है? सिंबल। चलिए, what is resistance? Resistance is the obstruction provided to the flow of current. जब भी एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, जब भी एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को रोकने की कोशिश करता है कंडक्टर। सर्किट जो है करंट रोकने की कोशिश करता है, और वो जो रोकने की कोशिश करेगा कंडक्टर, उस करंट को, उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अपन से पूछ ले कोई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अपन बोलेंगे सर द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज दैट whenever current is flowing in the circuit, whenever current is flowing in the circuit tries to resist the flow of current. Circuit tries to resist or obstruct the flow of current, and that is known as electrical resistance. ये resistance किन किन parameters पे depend करता है? तो this resistance depends upon the length of the conductor, it depends upon the area of the conductor, किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट मींस अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इफ लेंथ इंक्रीजेस, if length increases then resistance also increases. But inversely proportional का मतलब क्या है कि अगर एरिया बढ़ा, एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सही है? तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है, R is proportional to L and inversely proportional to A. Whenever we remove this proportionality sign, we introduce a constant, और यहाँ पर जो constant लगाया जाता है that is rho। कौन बता सकता है क्लास में व्हाट इज दिस रो? इस रो का नाम क्या होता है? ठीक है, ये रो जो सिंबल है इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल? यस, हु कैन टेल मी? दक्ष बताइए। आंसर आता नहीं, मुझे कुछ और डाउट है सर। ये बताओ बेटा, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? बेटा आपको जो डाउट है आप शाम को कॉल करिए, अपन बता रहे हैं, आज की रिवीजन क्लास है, रिवीजन देखो उसमें। आप शाम को कॉल करना, आपको जो डाउट है वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए
this rho is known as resistivity, which is different for different materials. अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है रेजिस्टिविटी, या फिर उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. This is known as resistivity or specific resistance. Both are the names for this. चलिए दूसरी चीज, क्या ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है? दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ सिंगल मटेरियल. जैसे गोल्ड की अगर बात करें, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो गोल्ड के लिए कांस्टेंट है, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर के लिए सेम रहेगी. लेकिन अगर मैं दो अलग अलग मटेरियल्स की बात करूंगा तो दो अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, डिपेंड अपॉन द मटेरियल कि वो कितना ऑब्स्ट्रक्ट करता है एक रेजिस्टेंस. अब चलते हैं आगे, आगे चल के हमने एक और बात की थी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बेसिकली जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, कंडक्टर इंक्रीजेस. क्यों? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस. टकराने का जो नंबर है वो बढ़ जाता है. कैसे होता है? हीटिंग इफेक्ट में देखेंगे. अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि जब हमारे सर्किट के अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे तो सर्किट उस करंट को रोकने की कोशिश करेगा. उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस रेजिस्टेंस को ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं. और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम. ठीक है, डिनोटेड बाय ओमेगा. किस सिंबल से डिनोट किया जाता है इसे? ओमेगा सिंबल से डिनोट किया जाता है इसे. चलिए अब हम आगे देखते हैं. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और अच्छे से इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. ऐसे समझिए कि सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट के अंदर 5-6 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं. तब क्या करें? सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, सर्किट के अंदर लेट अस सपोज 5 to 6 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड. देन व्हाट वी विल डू? उस केस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं. उस केस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं. What do you mean by combination of resistance? Combination of resistance का क्या मतलब हुआ? हमने रेजिस्टेंसेस को एक के साथ एक लगाया, कंबाइन किया. हमने रेजिस्टेंसेस को एक के साथ एक कंबाइन किया, लगाया और उसका इक्विवेलेंट फाइनल इफेक्ट देखा सर्किट के अंदर क्या. ठीक है, और दो तरीके से हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं. नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज parallel combination. Series combination and parallel combination. चलिए इस तरीके से हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कुछ इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है लाइक दिस. यहाँ पर मेरे पास R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस. जब मैंने सभी को सीरीज में लगाया तो जो करंट R1 से जाएगा, जो R2 से जाएगा, जो R3 से जाएगा, सब सेम रहेगा. सो करंट की वैल्यू रिमेन्स सेम. करंट रिमेन्स सेम थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर. सब रेजिस्टर से करंट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो सब पे डिवाइड हो जाता है. इस पे पोटेंशियल मान लो V1, इस पे पोटेंशियल मान लो V2, इस पे पोटेंशियल मान लो V3. एंड सिमिलरली हम पैरेलल की बात करें तो ये देखिए पैरेलल, आइए यहाँ ऐसे 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 ये हमने इस तरीके का कनेक्शन अगर किया तो ये पैरेलल कनेक्शन है. यहाँ जंक्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे भी जंक्शन है. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. What will be these type of connection? This type of connection is known as parallel connection. इसमें क्या हो रहा है? देखो करंट आ रहा है यहाँ से, ये डिवाइड हो जा रहा है आगे जाके, करंट आगे डिवाइड हो जा रहा है. सो करंट इसके अंदर डिवाइड हो जाता है, तो ये लिख सकते हैं करंट डिवाइड्स, बट पोटेंशियल
रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल सेम रहता है। रेजिस्टेंस जो है सर्किट का फाइनल वो क्या निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज। लेकिन पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस होता है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर क्लास में किए थे। जब आपके आगे समर वेकेशन होने वाली है उसके अंदर मैं आपको समर हॉलीडेज का कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। समर हॉलीडेज का कुछ होमवर्क मिलेगा। अब वो समर हॉलीडेज का क्या होमवर्क रहेगा, उसके अंदर आपका 50 to 60 क्वेश्चंस रहेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड। आपको उसे घर पे सॉल्व करना है, आपको उसको घर पे सॉल्व करना है और अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और फिर मुझे सेंड करना है। आप उसे घर पे सॉल्व करोगे, फेयर कॉपी में कंप्लीट करोगे और मुझे सेंड करोगे। ये आपका समर वेकेशंस का होमवर्क रहेगा, ठीक है। समर वेकेशन ऐसा नहीं सोचना है कि छुट्टी हो गई अब तो मजे करेंगे, ऐसा नहीं। घर पे काम करेंगे, मजे तो बाद में। बोर्ड एग्जाम इस बार होगा, 100% होगा, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए, इसके ऊपर अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताएं। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसके अंदर किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट बताओ। यस, एनीवन? यस, स्नेहित, व्हाट इज द डाउट? स्नेहित जैन, नो डाउट। कौशिक, Kaushik Jain. Sir, I raised my hand to answer the question and I forgot to down my lower down. Okay, no problem. Suryansh Shekhawat. Sir, What is your doubt? Ohms law states that the current is directly proportional to its potential difference एक constant temperature पर। तो सर इसका ये मतलब हुआ Ohms law तभी applicable होगा जब temperature constant होगा। Perfect. टेम्परेचर अगर बदलता रहेगा तो हम ओम्स लॉ को बार-बार लगाएंगे। तो सर मतलब आप कोई डिवाइस है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सर उसका टेम्परेचर तो कंफर्म चेंज होगा, तो सर ओम्स लॉ कैसे लगेगा उसमें? नहीं लगता। इसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, व्हिच इज नॉट इन 10th क्लास, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूं। मान लो एक आपके पास घर के अंदर इलेक्ट्रिक टोस्टर है या इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है या फिर आपके घर में फ्रिज है। फ्रिज तो सबके पास है, गीजर सबके पास है, वाटर हीटर सबके पास है। आपने फ्रिज का स्विच ऑफ पड़ा था फ्रिज 5-6 दिनों से, तो आपने फ्रिज को टच किया आसपास से हर जगह से, कोई उसके अंदर हीटिंग कुछ भी नहीं थी, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ा था। जैसे ही आपने फ्रिज को ऑन किया, अंदर तो टेम्परेचर को ठंडा कर देता है, लेकिन आसपास की वॉल्स को जब आप टच करते हो तो गर्म होता है कि नहीं होता? फटाफट बताइए। यस सर, होता है। ठीक है, इसका मतलब वहां हीटिंग इफेक्ट चल रहा है, वहां गर्म हो रहा है, वो हीट होता जा रहा है। अब जितना ज्यादा हीट होता जाएगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। यस सर। ठीक है, जितना ज्यादा हीट होता जाएगा उतना ज्यादा करंट, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट की वैल्यू कम होती रहेगी। इसका मतलब सर्किट के अंदर क्या होता है, सर्किट के अंदर जब हाई टेम्परेचर्स पे देखा, कम टेम्परेचर्स पे तो ग्राफ ऐसे सीधा दिखता है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर्स पे देखते हैं तो V और I का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाता है, और इसी को कहा जाता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ एक सर्टेन पीरियड तक अप्लाई होता है जब तक ग्राफ क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये 10th क्लास का कोर्स नहीं है, 10th क्लास में नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। दिस इज नोन एज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये इसका एक लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। जैसे आपने पढ़ा होगा बोर मॉडल, पढ़ा होगा। यस सर। बोर मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो वहां आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ना कुछ बातें बताई। रदरफोर्ड ने एटम को एक्सप्लेन किया, लेकिन लास्ट में वो कुछ चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो उसके लिमिटेशन हो जाते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। ये एक ओम्स लॉ का लिमिटेशन है, यहाँ पर तक ही ओम्स लॉ लगाया जा सकता है, इसके बाद नहीं लगाया जा सकता। फिर हम क्या यूनिवर्सल लॉ करते नहीं है हैं? ना सर? क्या चीज? ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है ना? ये यूनिवर्सल लॉ है, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, बट दिस इज हैविंग सम लिमिटेशंस। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इम्प्रोवाइज करते हैं। इसके बाद जितना भी टाइम होता है जहां पर ग्राफ कर्व दिख रहा है, उस टाइम पे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग ओम्स लॉ की इक्वेशंस लगा के सॉल्व करते हैं। लगाते हैं ओम्स लॉ ही है, लेकिन मेथड लगाने का थोड़ा चेंज हो जाता है, जो कि 10th लेवल पे नहीं सीखते। अरे बात समझ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू चेंज करेगी, बट वहां पर मेथड बदल जाता है जब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं।
ओके सर। वेरी गुड डाउट। यस भरत, बताइए बेटा क्या डाउट है? बताओ बेटा। Sir, if we have Yes, yes. if we have two bulb of two resistance, Two bulbs then of the two resistance. two resistance, Yes, 2 ohm And- resistance. yes, sir. Then we if we connect in series, then we get 4 ohm. And if we connect it in parallel, then we get 1 ohm. One Sir, ohm. if we and with 8 volts passing through the wire through the conductors, then if we take out I, then we get from series 2 ampere, and from parallel connection we get 1/4 ampere. Then sir, it affects the battery life. It affects the Battery life. battery life. Yes, sir. चलिए देखिए, बैटरी लाइफ का क्वेश्चन पूछा गया है। बैटरी लाइफ कैसे पता चलेगी? हाउ बैटरी लाइफ इज कैलकुलेटेड? लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कैन बी टेकन एज एनर्जी ओनली, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज होता है। तो यहाँ से हम एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, V into Q। ठीक है, जितना पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय जितना चार्ज। अब जब करंट ही सर्किट में कम होगा, जब करंट सर्किट में कम फ्लो करेगा, तो जब कम चार्ज मूव करेगा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी तो उतनी है उसके पास, बैटरी के पास। भाई 2 सेल थे, दोनों का हमने अलग अलग सर्किट में लगा रखा है। एक में एक सेल बहुत कम चार्ज को मूव करवाता है, एक में एक सेल बहुत ज्यादा चार्ज को मूव करवाता है। तो बैटरी लाइफ किसके अंदर ज्यादा होगी? आप खुद से सोच के बताइए। डिपेंड किस पे करेगा कि कितना चार्ज मूव करवाया जा रहा है सर्किट के अंदर, कितना चार्ज मूव करवाया जा रहा है सर्किट के अंदर, कितना चार्ज मूव हो रहा है सर्किट के अंदर, पावर कितनी है सर्किट की, उस पर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अरे बात समझ क्लियर है? यस और नो? Sir, then it would also affect the brightness or the glowing effect of the bulb. बिल्कुल the circuit in which current is less, the bulbs will be less bright, and the circuit in which the current is more, उसके अंदर brightness ज्यादा रहेगी, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी सर्किट की। Yes, sir. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आएंगे, बट ये क्वेश्चंस आते हैं हीटिंग इफेक्ट वाले।